हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। स्किल्स रिफॉर्म की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अलग सा पैनल डिस्कशन, जिसमें आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस और इनका महागठबंधन जो कि 2020 का एक नया रूप लेकर आया है, उसको कितना सक्सेसफुल होगा और कितनी ये अलायंस चलेगी, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्किल्स रिफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगी कि स्किल्स रिफॉर्म एक्चुअली है क्या। सो दिस इज बेसिकली अ कंपनी विच वर्क्स ऑन स्किल डेवलपमेंट, और हमारा जो मिशन है वो ये है कि हर तरह की जो स्किल से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट, जैसे कि ट्रांजिशन स्किल्स, जो कि अनदेखी स्किल्स हैं लेकिन बहुत जरूरत है इनकी आज के टाइम में, जब हम एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम एडवर्सिटी की बात करते हैं, या किसी भी तरह की आपदा से जूझने की बात करते हैं, तो ये स्किल्स जो हमारे काम आती हैं, उन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप में से जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आज, और जिन्होंने भी हमारे साथ आज तक काम किया है, वो आपको बता सकते हैं कि इन इन स्किल्स को आप जब यूज करते हैं तो कैसे आपको बेनिफिट होता है। तो हमारा जो मिशन है, जो विजन है, वो ये है कि हमारी यूथ, हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रेस से गुजरते हैं, या उनको भी लगता है कि एक सेक्टर में शायद वो इतने सक्सेसफुल नहीं है तो दूसरे सेक्टर में उनको ज्यादा सक्सेस हो सकती है, तो उन लोगों के लिए ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। उससे पहले जो एक तरह का, मान लीजिए, मॉड्यूल, एक छोटा सा जो कोर्स होता है, अगर आप वो हमारे साथ करेंगे तो आपको फायदा होगा। आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। हमारे साथ आज जुड़े हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जो कि जो इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं 25 सालों से, और ही इज अ सीनियर कंसल्टेंट इन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। उनका यहाँ पर होना एक बहुत ही जरूरी मुद्दा था, क्योंकि जब हम आपदा की बात करते हैं, जब डिजास्टर की बात करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ, ये कैलेमिटी भी एक तरह से जो नेचुरल कैलेमिटी हमारे पास, हमारे इस 2020 में आई, तो उससे क्या हमारे बच्चे जो हैं, क्या हमारे युवा हैं जो इसको जूझने की एक वो रखते हैं, क्षमता रखते हैं या नहीं। तो ब्रिगेडियर दत्ता उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो एक महान हस्ती जुड़े हैं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से इंजीनियर सुनील भास्कर जी, जो कि प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं लेवल 2 पे, और उन्होंने बहुत सारा 3D ऑटोमेशन में काम किया है बच्चों के साथ, और उनका भी काम जो युवा पीढ़ी से जुड़े हुए हैं कि लोगों में जागरूकता फैलाना कि आप 3D ऑटोमेशन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ज्योत्सना जी हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन शायद उनका टेक्निकल ग्लिच के कारण आई थिंक शी हैज लेफ्ट द स्टूडियो, सो वील इंट्रोड्यूस हर लेटर as and when she'll join us. So ब्रिगेडियर दत्ता, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है इस बारे में, कि जब आप एक जो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्या ये महागठबंधन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आपका पर्सपेक्टिव अगले 2 मिनट, आई वुड बी हैप्पी टू हैव इट। थैंक यू चेतना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बड़े मेरे लिए गर्व, गौरव और सम्मान की बात है कि मैं आपके इस इदारे से या ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ, और मैं आपको काफी अरसे से जानता हूँ, और जिस तरह का काम आप स्किल रिफॉर्म्स में कर रही हैं वो बहुत ही एक ह्यूमन सर्विस है। मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए, जो आने वाली सदी है वो इलेक्ट्रॉनिक सदी है, वो डिजिटलाइजेशन की सदी है, और 2055 तक 98% जॉब्स विल बी डिजिटलाइज्ड, और जितने ये जॉब्स हैं दे विल ऑल बी डन बाय ईदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और such kind of technology. So it is high time that we must upskill ourselves. देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि वो एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन हाँ, उसमें भी संशोधन की जरूरत है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने उसको बहुत बखूबी एड्रेस किया है। क्योंकि देखिए, जो चीजें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं, हमारे यहाँ नॉलेज पे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन जिंदगी में कारगर होने के लिए आपको विजडम, विवेक की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट यू रिक्वायर इज ए हैप्पी मिक्स ऑफ knowledge and wisdom, because knowledge can get you a job, but wisdom can take you far in your personal and professional life. So upskilling is very, very important.
आई हैव टोल्ड यू, जो अगली सदी है वो भारत की सदी है, और दुनिया बखूबी जानती है। ये देखिए आजकल जो सब हो रहा है चीन के साथ, और इस तरह का जो जियो पॉलिटिकल ड्रामे जो चल रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं कि भारत को आगे ना आने दिया जाए। क्योंकि देखिए 352 मिलियन स्टूडेंट्स हैं पूरे दुनिया में, और 52% स्टूडेंट्स या जो तालिब इल्म हैं या जो विद्यार्थी हैं वो भारत के। भारत एक यंग नेशन है, और भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग पीपल हैं, वो मुस्तकबिल हिंदुस्तान है। आप भारत के भाग्य विधाता हैं, और आप जो अगली वाली सदी है उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई लर्निंग और जो मशीन लर्निंग है उससे आप तराशेंगे और भारत का नाम ऊपर करेंगे। तो आपको ये जरूरी है कि आप अपने आप को अपस्किल करें। देखिए एक शायर ने बड़ा खूब कहा था, न तराशे गए तो पत्थर थे, न तराशे गए तो पत्थर थे, तराश दिए तो खुदा बन गए। तो इसलिए अपस्किलिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल चेतना जी, आई वांट टू टेल द यंगस्टर्स और द इवन यंग प्रोफेशनल्स कि आपको आपके अंदर देखिए हुनर हर एक आदमी के अंदर है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता। हमारे यहाँ जो किताबें हैं माइथोलॉजिकल, उनमें कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसमें कोई शक्ति ना हो, ऐसी कोई बूटी नहीं जिसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई खूबी ना हो। आपको अपने जो अवेयरनेस है उसको पहचानना है, आपका जो टैलेंट है उसको मैप करना है, और वंस यू हैव मैप्ड योर टैलेंट, देन यू हैव टू डिप्लॉय इट एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर टेस्ट। वंडरफुली सेड ब्रिगेडियर दत्ता। मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि हमारे पास जो 250 मिलियन बच्चों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास एक समस्या ये आती है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो लोग आजकल एक होड़ लग गई है कोडिंग सीखने की। ये सबसे बड़ी समस्या है कि अब वो बच्चा कोडिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, या हम इस उम्र में भी हमें जरूरत है या नहीं है उस चीज की। हाँ, जानना एक अलग चीज है, लेकिन उसको यूज करने की जरूरत है या एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें या नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये भी समझने की जरूरत है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आपको कौन सा उसका सेक्टर है या कौन सा डोमेन है वो आपको मालूम होना चाहिए। भास्कर जी, आपकी तरफ, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो क्या ये सही है कि आपका पर्सपेक्टिव पे पहले तो इस बात पे कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को स्ट्रेस इस बात का है कि क्या जब मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ या उस पे मोबाइल पे या उस पे, तो हमारा डेटा तो जाता ही है, डेफिनेटली, दैट इज फॉर श्योर, बट उसको क्या हैंडल करने के तरीके हैं, या ये जो गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन की, तो क्या इसका फ्यूचर क्या रहेगा? तो आप अपने विचार प्लीज इस विषय पे बताएंगे हमें। Okay. Thank you, Chetna ji. First of all, thanks for inviting me for such a wonderful platform, Skills Reform. It's such a wonderful platform for mentoring, for students, for other college students also. So मैं आज बताने चाहूंगा कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इसमें सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। सबसे पहले हम काम करते थे कोई भी मशीन के थ्रू, उसमें पावर देते थे मैनुअल, फिर हम आए उसमें ऑटोमेशन में आए, उसके बाद में हम उसमें चाहे कि हमें ऑटोमेटिक काम हो रहा है लेकिन नहीं, हमें वो काम रिमोट के थ्रू करवाना है, तो हम उसको काम को रिमोट के थ्रू गए। लेकिन बाद में वहां क्या हुआ कि वहां पे भी एक पर्सन का या मैन पावर का वहां पे इन्वॉल्वमेंट था। तो लास्ट में क्या सोचा कि ये इन्वॉल्वमेंट भी रिड्यूस किया जाए, तब जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई। तो इसमें इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो आपकी मशीन है उसको आप जैसा आप ट्रेन करोगे वैसा वो काम करेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एकदम बेसिक है। लेकिन अब उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है कि आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ से अभी मेरे को ये व्हीलचेयर ऑपरेट करनी है, तो व्हीलचेयर जो आपकी जो फिंगर्स हैं
उस फिंगर्स को आपने स्कैन करके आपने ऐसा सेंसर पूरा सेटअप कर लिया कि आपकी व्हीलचेयर आपके माइंड के अकॉर्डिंग चलेगी। आपकी व्हीलचेयर आपके माइंड के अकॉर्डिंग चलेगी कि आपको मूवमेंट नहीं करना है। आपका जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसके अनुसार आपकी एक्टिविटी होंगी। तो ये कितना ह्यूमन के अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो इसको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसको रिड्यूस किया जाए, लेकिन इसको एक हद तक लिमिट में रखा जाए। नहीं, आप यूं मानो कि जो ह्यूमन का ब्रेन है वो पूरा का पूरा आप मशीन के ऊपर आपने ऑपरेट करवा लिया। जो पूरा आपका ब्रेन है वो आज की तारीख में हर मशीन पे ऑपरेट करता है। इमेज प्रोसेसिंग ले लो, बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है, और ये सबसे बड़ा इसका नुकसान भी है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट बिल्कुल रिड्यूस हो गया। तो आदमी इतना आलसी हो गया कि हेलो, ये जो अभी आ रहा है मार्केट में, आज से 5 साल पहले एलेक्सा वेलेक्सा और ये गूगल टॉक वगैरह, ये सब, ये इनसे क्या है, पूरा इन्वॉल्वमेंट आदमी का उसमें हो गया कि आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना आलसी हो गया। तो ये मैं, क्या नाम है इसका, हाँ जी। हाँ, अब मैं बात करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कैसे कैसे और हम वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे हमारी जैसी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो सेंसर्स है, जैसे आईज है, ठीक है, वो काम करते हैं देखने का, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया कैमरा के थ्रू। जो हमारा माउथ है उसको हमने रिप्लेस कर दिया स्पीकर बजर इनके थ्रू रिप्लेस कर दिया। जो हमारे जो फिंगर्स हैं ये टच को सेंस करते हैं, प्रेशर को सेंस करते हैं, हीट को सेंसर करते हैं। तो इन सब को हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया। जो हमारी बॉडी है वो एक्चुअल में वहां सिस्टम पे काम कर रही है, जो ह्यूमन बॉडी है वो सिस्टम पे काम कर रही है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो अभी इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं कि जो ये सारे सेंसर्स हैं इनको और अधिक इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है, ताकि जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा कम हो। ये सबसे बड़ी इसका मैं मानता हूँ, ये वो डिसएडवांटेज है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसमें ह्यूमन आलसी होता जा रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं भास्कर जी, तो मतलब ये मानना पड़ेगा कि अगर हम आलसी होते जा रहे हैं तो हम कहीं और भी तो दिमाग लगा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, वो आपका आने वाली जनरेशन के लिए यही बेटर है। उसी में जैसे इन्होंने बताया ब्रिगेडियर साहब ने कि सारी जॉब वैसे होने वाली है, डिजिटलाइज होने वाला है, सब कुछ एकदम वैसे होने वाला है। लेकिन इसको थोड़ा तो कंट्रोल इस हिसाब से करना चाहिए कि आपकी हर एक्टिविटी वैसे ना हो। अब आपको मेल करनी है, आप सोच रहे हो, ठीक है, आप स्पीक कर रहे हो, आपकी मेल ड्राफ्ट हो रही है और वो सेंड हो रही है। ये एक इसका फायदा है, ये फायदा है इसका। हाँ जी। तो इसका फायदा ये भी है कि मुझको अगर रात को मैंने मेल लिखी है, मैं उसको शेड्यूल कर देती हूँ सुबह के लिए, तो मेरा सुबह का काम आराम हो जाता है। सुबह काम आराम हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये इसका वो है ना एडवांटेज हुआ। लेकिन इसका वो देखो आप डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आपका जो डेली टाइम है वो आपका पूरा स्क्रीन टाइम हो गया। तो एक तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा जो आप बता रहे हो कि इसमें हम सारे दिन स्क्रीन के सामने लगे रहे हैं, हमारी आई जितनी कमजोर होगी, आज की जनरेशन के देखो 2-2 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी आप इंप्रूव करो, बहुत अच्छा है, हम सब लोग कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ा एक हद तक कम रखो। बिल्कुल, ये मेरा सजेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सजेशन। और यही हमारा माध्यम जो है आज जो हम इस पैनल डिस्कशन पे हैं, कि हम इसको बैलेंस कैसे करें। क्योंकि आप किसी भी एक चीज को, जो कि आजकल की युवा पीढ़ी है या आजकल के बच्चे हैं, वो ऑब्वियसली डिजिटल उसके साथ उनके हाथों में था स्क्रीन, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप इसको यूज ना करें। लेकिन पेरेंट्स को एक अलर्टनेस होना, या आज के जो एडल्ट्स हैं उनको भी अलर्टनेस होना कि इसको कैसे आप यूज करेंगे और कैसे बैलेंस करेंगे। और ये गठबंधन मतलब कहाँ तक जाएगा, ये आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गई है ज्योत्सना सिंह जी, डॉक्टर ज्योत्सना फ्रॉम मुंबई, एंड शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट।
और इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है सोशल सर्विसेज में, विच इज वेरी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ज्योत्सना विद यू, एंड यू आर सच ए यंग लेडी आई वुड से। तो और आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हाउ डू यू सी कि आजकल के जो बच्चे हैं, तो जैसा उन्होंने कहा सुनील भास्कर जी ने कि बच्चे जो है या हम लोग भी एज एन एडल्ट हम लोग आलसी होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग वाकई में आलसी होते जा रहे हैं? एंड ऑल्सो बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट या यूथ डेवलपमेंट, जो एक मेंटल आपका डेवलपमेंट होता है, उस पे इस चीज का क्या असर पड़ेगा जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं? मतलब छोटा सा उदाहरण ये है कि आजकल बच्चों को उनको हम जब अपने टाइम की बात करें तो हम लोग शब्दों को बोलते थे, प्रोनाउंस करते थे, स्पेलिंग देखते थे डिक्शनरी में। आजकल उनके पास मोबाइल्स हैं और उनको जल्दी से बस एक इंस्टेंट आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है और आपके पास सब कुछ हाजिर हो जाता है। तो इन सब का आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? तो ओवर टू यू ज्योत्सना, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू चेतना मैम, एंड गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। बहुत अच्छे से भास्कर सर ने भी कहा और दत्ता सर ने भी कहा। मैं अपने 2 पॉइंट है ना, एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ओवरऑल जो हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हम चल रहे हैं आज के दौर पे, जो 2020 बोलते हैं कि एक डिजिटल वर्ल्ड बन गया है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हमने यही काम किया है, ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया है, ऑनलाइन ही। आज हम भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, बट हमारा पर्पस क्या है? लोगों को अच्छी चीजें, अच्छी नॉलेज देना, हमारा पर्पस ये होता है। अगर हम चाइल्ड और अडल्ट की बात करें तो मैं एक एग्जांपल, अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, वो नॉर्मली बहुत ही फिट एंड फाइन है, मेंटली भी, ये भी, फिजिकली भी, बट उसने है ना गूगल बाबा को अपना दोस्त बना दिया। गूगल बाबा मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो भी मैं पेशेंट को भी आते हैं, एंटर करते हैं, तो पहले गूगल बाबा को बोलती हूँ, गूगल बाबा मत लेके आना, बाकी सब कुछ है ना, आई एग्री विथ यू। उसने है ना सिजोफ्रेनिया की पहले से किसी मेडिकेशन पार्ट उसका चल रहा था लास्ट 1.5 ईयर से, तो उसने सिजोफ्रेनिया कॉम्बिनेशन करके उसको, तो माइल्ड थोड़ा सा डिप्रेशन एंड एंजाइटी था, तो सिजोफ्रेनिया की उसको मेडिकेशन उसमें कॉम्बिनेशन करके दी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिजोफ्रेनिक हो गए या बायोपोलर हो गए। उसने गूगल बहुत अच्छे से डीपली, जितना हमें पता नहीं होगा, मेडिकल स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा, हम साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता होगा, उसको इतना ज्यादा नॉलेज, और वो कहाँ से मुझे ढूंढ के देता है कि देखो मैम ये सिम्टम्स है मेरे पास, और वो सिर्फ 1.5 साल से सिर्फ एक ही चीज सोचता है कि मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया है, और जबकि ही इज वेरी परफेक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ओवर थिंकिंग। सोचो आज हमारे जो यंग स्टैंडर्ड, जो यंग है, और चाइल्ड की भी बात करूं तो वो क्या कर रहे हैं। आज हमने ऑनलाइन जो सिस्टम से बनाया, ठीक है, हमें एजुकेशन कोरोना की वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट हम क्रिएटिविटी कहाँ देख रहे हैं? हम ये बोलते हैं कि हम बोर्ड हो गए, अब बस ऑनलाइन मेरा इतना हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देख ली, बट क्रिएटिविटी कहाँ है जो हमारे माइंड की डेवलपमेंट करता है? अगर हमने स्टार्टिंग से ही 1 ईयर से 9 ईयर्स तक, एज पर द साइकोलॉजी के हिसाब से 9 ईयर्स तक बच्चे को जो भी हम देते हैं उसी तरह से वो डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी है, पानी को अगर बॉटल में डाल दे तो वो बॉटल का शेप हो जाएगा, अगर ग्लास में डाल दे तो ग्लास का शेप हो जाएगा। उसी तरह से हम बच्चे को जैसे करें, तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आपको देखना है कि आप सपोज वो 1 बजे से लेके 5 बजे तक अपना ऑनलाइन का कोर्स कंप्लीट करता है, तो जस्ट स्पेस टाइम टेबल बनाओ कि उसको टेनिस भी खेलना है, भले घर पे छोटा घर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप गेम्स करो। अभी आजकल तो कितने सारे है ना अवेलेबल है हमारे पास, पहले तो नहीं होता था, बट आजकल तो इतने सारे अवेलेबल है मार्केट में भी कि हम है ना कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुकना मतलब करियर खराब होना, रिलेशनशिप खराब होना, और उसकी स्टडी में पूरा का पूरा फायदा नहीं होगा, उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एडवांटेज के साथ साथ में डिसएडवांटेज भी है। जैसे एडवांटेज हम कैसे है कि कोई चीज हमें नहीं समझ में आ रही है तो हम गूगल देख सकते हैं, बट हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। हमारा काम है हमें नॉलेज क्रिएट करना और अपनी रिसर्च करना, जो हमें माइंड्स के थ्रू से बहुत ज्यादा हमें मिलेगी। ह्यूमन माइंड इतना वास्ट है, हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। इतने सारे हमारे पास है ना, गीगाबाइट बोलते हैं या फिर मेगाबाइट बोलो, कितने सारे हमारे जो फाइल्स हैं वो इतनी ज्यादा वास्ट है कि हमारे पास स्टोरेज इतना है, इतनी सारी मेमोरी पड़ी हुई है जिसे हमें यूज ही नहीं करते। हम आइंस्टाइन का भी अगर बात करें
तो उन्होंने कितना, हम उनका माइंड को कितना है ना 0.0% में उन्होंने यूज किया था, मतलब 1% भी नहीं, 2% भी नहीं, उन्होंने यूज नहीं कर पाए थे ठीक से, तो भी वो आज साइंटिस्ट के रूप में हमें बहुत सारी चीजें देके गए। तो ये चीजें हमें ध्यान बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे किधर लैक हो रहे हैं और कहाँ गूगल की जरूरत है वहां पे हम गूगल देखें, और जहाँ पे हमारा माइंड की यूज है वहां पे माइंड का यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो स्टक हो जाएगा। जैसे हम कोई भी लोहे की चीज है, अगर हमने साइड में रख दी, उसे काफी समय से हमने देखे नहीं, तो उसमें जंग लग जाता है। अगर उसमें पॉलिश नहीं ठीक से किया तो वो शार्प और अच्छी नहीं दिखेगी। उसी तरह से हमें भी अपने माइंड को इतना यूज करना है, इतनी सारी चीजें हमें माइंड से ही खुशना है। आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से हमें इसको यूज कर सकते, इतनी ज्यादा हमारे पास माइंड की पावर है। तो जस्ट आपको यूज करना है, दैट्स इनफ। और गूगल और ये सब चीजें हमें जरूरत है, एडवांस, हमारे पास एडवांस जो हमें बोलते हैं कि लाइफस्टाइल है, तो उसकी जरूरत है वहां तक ही, एक लिमिटेड है, बट हमारा माइंड तो अनलिमिटेड है। हमारे माइंड को जितना हम करेंगे यूज, उतना ज्यादा से ज्यादा हमें है ना सक्सेस, करियर, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो मैं इसी बारे में इतना ही बताना चाहती हूँ। Thank you. Okay, thank you. Yeah, thank you, Jyotsna, for saying about. And I'm reminded of one thing when I used to. I mean, I still do that. तो जब हम यूथ से जब हम बात करते थे तो उनको यही होता था, अक्सर बच्चे या कोई भी जब करियर में अपना थोड़ा सा उनको डामाडोल लगते हैं तो वो पूछते हैं कि मैम हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करें, या हमारे को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना हेल्प करेगी। तो उनको यही मैं समझाती हूँ कि अगर आप कभी भी मान लीजिए कभी किसी गड्ढे में गिर गए तो आप क्या फिजिक्स यूज करेंगे, क्या मैथ्स यूज करेंगे या कोडिंग यूज करेंगे, ये आपको समझना। वहां पे सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस ही यूज होगी। ये सबसे बहुत जरूरी है इन बच्चों को सिखाना, या युवा पीढ़ी को, या किसी जब भी पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का मे बी 1% पार्ट है जो कि हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया है। तो जैसे आपने कहा कि ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का मेरे ख्याल से 10% भी अभी हम यूज नहीं कर पाए हैं ह्यूमन ब्रेन का। एंड कहाँ पे वो ग्रे मैटर किस तरह से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो एनालिटिकल थिंकिंग है आपकी जो सोचने की क्षमता है किसी भी प्रॉब्लम में, वो शायद मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इतना नहीं हेल्प कर पाएगी। क्योंकि अगर आप अभी भी देखो तो वेदर फोरकास्ट की मैं बात करूं, जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है जो कि हम बेसिकली हमने क्या किया कि हमने डेटा उठा के जितना भी पास्ट 100 ईयर्स का भी होगा अगर हमारे पास, तो हमने उसको यूज किया। और ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी कि आपकी जो एक्सपर्टीज है इतने सालों से, जब आप देख रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अलायंस है मतलब स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका क्या फ्यूचर होगा? मतलब हम कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, या किसी तरह का नुकसान है, या कभी कभी हमारी जो एस्टिमेशन है वो गड़बड़ भी हो जाती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए चेतना जी, आपने बड़ा ज्वलंत और बड़ा रेलेवेंट मुद्दा उठाया है। आपदा एक ऐसी चीज है जो कहीं भी कभी भी हो सकती है, और अक्सर हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर कोई इस तरह की क्राइसिस होती है या आपदा होती है तो मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, मरेगा कोई दूसरा, क्योंकि मैं तो संजीवनी बूटी खा के आया हूँ। और इस तरह की जब धारणा लोगों में आ जाती है तो दे ऑलवेज से कि इफ यू आर बेटर इन्फॉर्म्ड यू आर वेल आर्म्ड। और क्योंकि आपदा में या डिजास्टर लाइक सिचुएशंस में जो सबसे पहला जो जिस पे गाज गिरती है या जो रिस्पॉन्डर होता है वो कम्युनिटी होती है, वो आपका समुदाय होता है। और आजकल देखिए जिस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अब आपदा में आप देखिए, मैं जापान गया हुआ था, या कई बार मैं आईएएस एकेडमी में भी लेक्चर्स के लिए जाता हूं, तो मैं एक बार वहां गया तो मुझे डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी है, वहां के डायरेक्टर साहब ने बुलाया और हम चाय पी रहे थे। उसने कहा, ब्रिगेडियर साहब जब आप इनकी क्लास लेंगे तो क्योंकि ये ट्रेनीज हैं आईएएस के, आप इनको एक सिचुएशन पेंट करना कि यहाँ अर्थक्वेक आ गया है और क्या एक्शन ये लोग लेते हैं। तो हमें इन सब चीजों के लिए तो आर्मी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि दोज हु स्वेट मोर इन पीस
bleed less in war, क्योंकि जो पीस टाइम में ज्यादा पसीना बहाते हैं उनका खून युद्ध में कम बहता है। और ये हर जगह चरितार्थ है, ये केवल आर्मी से महदूद नहीं है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो योगदान है सर्च एंड रेस्क्यू में किया जा सकता है। आप ये देखिए, इंडिया में साइक्लोन एक सक्सेस स्टोरी है। जब सुनामी 2004 में आया था तो हजारों लोगों की जान चली गई। वार्निंग इंडोनेशिया ने दी थी, लेकिन भारत ने उसका कोई उस पर तवज्जो नहीं दिया, और हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सुनामी भी कोई ऐसी चीज हो सकती है, और हजारों लोगों की जान चली गई। आज भारत ने उस गलती को मानते हुए अपने आप को सुधारा है, और आज साइक्लोन वर्ल्ड में इंडिया की एक सक्सेस स्टोरी है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटलाइजेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इतना हार्नेस किया गया है। जैसे आप ये देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस है। आपदा में क्या होता है कि जो गोल्डन आवर होता है, अगर आप 24 घंटे में रिएक्ट कर जाते हैं तो आप तकरीबन 80% लोगों को बचा सकते हैं। अगर आप 48 घंटे में रिएक्ट करते हैं तो केवल 40% लोग ही बच पाएंगे। तो जब आप लोग कई जगह फंसे होते हैं और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन सर्वाइवल को डिटेक्ट किया जा सकता है, ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां कोई रिलीफ या मेडिसिन पहुंचाई जा सकती हैं, जहां बिकॉज सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है आपदा में, वो सबसे पहले पावर की होती है। दूसरी, सड़कों की जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाते हैं। तीसरा, आपकी जो डे टू डे की चीजें जो मुहैया कराई जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि जो आपका प्रारूप है सोसाइटी का, वो बहुत बदल गया है। आजकल देखिए, वो कहावत बिल्कुल सच है कि वो कहते हैं ना कि हर आदमी ये दुआ करता है कि बेटा हो या ना हो, डेटा जरूर होना चाहिए। तो इस तरह की जब लोगों की डिपेंडेंस इस पे हो जाती है, तो हमें लाजमी है कि हमें इसको सीखना चाहिए। लेकिन इसमें एक कैविएट है। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आर्मी में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह की जो डिजिटलाइजेशन है उसका प्रयोग किया गया है, और पूरा जो रण कौशल है या जो टैक्टिकल बैटल एरिया है, उसका प्रारूप पूरा चेंज हो गया। अब वो तलवारों से और इस तरह से, क्योंकि दो राजस्थान के दिग्गज बैठे हुए हैं यहाँ हमारे साथ, दो क्या तीन कहूंगा मैं, तो वो जमाने चले गए जब तलवार भालों से लड़ाई हुआ करती थी। आजकल आप बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन है। पाकिस्तान को अभी हमने कई बार सबक सिखाया है, आप भारत में बैठे उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको तबाह कर सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि जब भी आपदा होती है, मैंने आपको बताया था, पहली कैजुअलिटी पावर की होगी, कम्युनिकेशन की होगी, तो हमें अपने यूथ को इस तरह से भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि आप देखिए, आपके पास ये सेलफोन है, अगर बाई चांस ये डाटा नहीं है या कहीं ये क्रैश कर जाता है तो यू आर टोटली ब्लाइंड। आप अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी को फोन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मेमोरी, जैसे भास्कर जी ने बताया था, कि हमारी डिपेंडेंस इतनी बढ़ गई है कि हमें अब कुछ चीजें याद ही नहीं होती। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर जब लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे, मेरे घर का नंबर होता था 392271। आज भी मुझे याद है, और इस बात को कम से कम 40 साल हो गए होंगे। आज अगर आप किसी इंसान से ये पूछें कि आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, तो उसका एक बड़ा सिंपल जवाब होगा कि लेट मी गूगल इट एंड आई विल कम बैक टू यू। सो इस तरह की जो डिपेंडेंस है उसको हमें थोड़ा सा, देखिए, टेक्नोलॉजी एक वरदान है, लेकिन हमें इसका गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे ऑल्टरनेट तरीके होने चाहिए। क्योंकि एक बड़ा अच्छा पॉइंट भास्कर जी ने बताया था जो फिजिकल फिटनेस की है। अभी तो खैर जो बच्चे हैं, खासकर जो हमारे एज के लोग हैं, उनको तो समझ में आती है। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। तो ये बहुत जरूरी है, फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूं कि 24 घंटे में से, और भास्कर जी के पॉइंट को रीइंफोर्स करूंगा, कि आप 2 घंटे अपने ऊपर जरूर लगाइए। पहला 1 घंटा देह के लिए, फॉर योर बॉडी, एंड 1 घंटा देश के लिए। क्योंकि आप अगर 2 घंटे 24 घंटे में से आप दे सकते हैं तो आप भी फिट रहेंगे और देश भी फिट रहेगा। तो मैं यूथ को यही कहना चाहता हूं कि यस, आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, अंग्रेजी का जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ही मारूफ भाषा है
या कोई बहुत बड़ा अच्छा अदब है, लेकिन यस इट इज अ बिजनेस लैंग्वेज। और मैंने पहले कहा था कि अगली सदी भारत की है, और अगर भारत की सदी है तो हमें इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल डिजिटलाइजेशन को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज पहले ग्लोबल थी अब वो लोकल है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जैसा इकोनॉमिक्स में एक रूल होता है कि दिस लॉ विल अप्लाई व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, so the other things also have to be catered in case of contingency. Right. Thank you so much, Brigadier Datta, and आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया ये हम बच्चों को कैसे अपने आगे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। और इसमें मैं सिर्फ एक बात पे बहुत तवज्जो देना चाहूंगी कि जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं या हमारे साथ सुन रहे हैं, हमारे इन वेबिनार्स या इन पैनल डिस्कशन का मतलब यही है कि हम जब आगे की तैयारी कर रहे हैं तो हम आज के बारे में ना सोचें। आज हमारा बच्चा अगर 6th क्लास में है या 9th क्लास में है या तो हमें 10 साल बाद उनकी जब वो जॉब में जाएंगे, जब काम करेंगे, तो उनको कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होगी, ये जरूरी है हमारे लिए। तो हम उनको आज के लिए तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे के आने वाले 10 सालों के लिए हम उनको क्या क्या धरोहर में दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो अगर हम एंड काइंड ऑफ मेंटरशिप विच वी ऑफर हियर, आई थिंक दैट सफाइज फॉर इट, दैट कि आपको जब आप मेंटर करते हो तो आपके पास 3 लोग यहाँ पर आज पैनल में मौजूद हैं। तो अगर आप में से कोई भी उनके साथ मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहता है वो आराम से ले सकता है। स्पेशली आई वुड लव if our youth is, I mean, they are directed towards disaster management, जैसा कि सिंगापुर में होता है कि उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग एक बहुत कंपलसरी चीज है। मुझे लगता है कि हमारे युवा को भी ये सिखाना बहुत जरूरी है। और जो स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, ये सारी फिटनेस जो है, सोशल इमोशनल फिटनेस भी एक बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल बच्चों को ये लगता है या युवा पीढ़ी को ये लगता है कि अच्छा ये काम नहीं तो चलो दूसरा काम शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आपके पास जो स्किल्स हैं, और स्पेशली आज के टाइम में जब एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन बना हुआ है लोगों के लिए कि अच्छा, स्पेशली कोविड के दौरान लोगों ने देखा, लेकिन आपके पास क्या उसको सरवाइव करने के लिए आगे 10 आने वाले सालों में स्किल्स हैं या नहीं है। तो ज्योत्सना, मैं आपके पास आना चाहूंगी वापस इसको लेके क्वेश्चन को, कि जब हम इसकी बात करते हैं, जो ये स्किल्स की हम बात कर रहे हैं कि ये वाली जो स्किल्स हैं बच्चों में, तो तुम्हें क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये बैलेंस हो पाएगा या नहीं? और एज अ साइकोलॉजिस्ट की क्या क्या चेंजेस या क्या कंसर्न हैं जो अभी इस दौरान में 2020 में आपने अपने क्लाइंट्स के साथ या पेशेंट्स के साथ, पेरेंट्स के कुछ रहे होंगे, तो उस पर थोड़ा सा आप अगर हमें बताएंगे तो लोगों को मालूम चलेगा कि उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और क्या क्या कंसर्न हमारे सामने आए हैं। ओवर टू यू ज्योत्सना। या थैंक यू मैम। दत्ता सर, आपने बहुत अच्छे से है ना एक्सप्लेन किया है। अगर हम ये बोले कि ये पूरा ईयर तो अभी कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम 8 और 9 मंथ से जो कोविड के टाइम पे जो मैंने काम किया है, ऑनलाइन ही ज्यादा करके काम किया है, तो उसमें ज्यादा करके बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, तो पेरेंट ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट होते हैं बिकॉज के बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते और पेरेंट को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमने आर्टिफिशियल के हिसाब से हम कंप्यूटराइज जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें वो सेटिस्फाई तो है, बच्चा खुश हो जाता है। इवन मैंने ये भी देखा है कि यूट्यूब का चैनल लगा के पेरेंट ने दे दिया, बोले कि ये देख ले मैं जब तक काम करूँ, क्योंकि पेरेंट को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और मुझे बहुत परेशान हो रही है ये बच्चों का। स्पेशली ये ना एज ग्रुप है ना जहाँ से 2 साल से लेके 9 इयर्स के बच्चे, ज्यादा करके ये डिफिकल्टी, क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो हमेशा है ना भागते रहते हैं, उनको घर में एक जगह पे बैठ नहीं सकते, क्योंकि बिफोर दैट है ना उनकी वर्ल्ड अलग थी और अभी वर्ल्ड बहुत पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो बच्चों और पेरेंट का ये रहता है कि आप उनके साथ में इन्वॉल्व हो, आप कुछ समय के लिए बच्चे बन जाओ, एटलीस्ट 1 घंटा तो बन सकते हो। अगर आपने उस बच्चे को उस समय अच्छे से मेंटली उसे प्रिपेयर कर दिया, तो आपके जो आगे के जो है वो जब अडल्ट हो जाएगा, 21-22 साल का होगा, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, लव या वेल्थ, हेल्थ, एनीथिंग। क्योंकि उस समय है ना अगर उसके माइंड में ये आ गया कि मेरी मदर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा मदर के पीछे पीछे भागता है, तो हमें वो संस्कार, इट्स कॉल्ड एज अ संस्कार,
आई कैन से, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी है ना गर्भ संस्कार के ऊपर मैं बुक लिखा है और काफी कुछ कर रही है, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि बच्चों में कितने मतलब 5-6 मंथ में ही है ना बच्चा कितना है ना इंटेलिजेंसी में वो बता देता है कि हाँ नॉर्मल बच्चा और एक गर्भ संस्कार का बच्चा एक डिफरेंट लेवल का होता है। तो उसी तरह से अगर हमने बचपन उसका चाइल्डहुड अगर सही तरीके से हमने बहुत अच्छे से संभाल लिया तो उसका टीनेज और अडल्ट उसमें हमें मेहनत करनी नहीं ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा एक बच्चा मतलब 21 साल का एक प्रोजेक्ट होता है। अगर आप इस 21 साल के प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल लिया तो हमारी 2 जनरेशन सही हो जाएगी। मतलब इट्स नॉट अ उस बच्चे के ऊपर हमने जो मेहनत कर रहे हैं वो नेक्स्ट 2 जनरेशन में है ना इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम ने जैसे कहा ना धरोधर, जैसे हमने एज अ साइकोलॉजी के हिसाब से अगर किसी को एंगर है, पेरेंट को एंगर है और एंगर वो कैरी फॉरवर्ड उस बच्चे को होगा, क्योंकि बच्चा बात नहीं सुनता है अपने पेरेंट की बट वो फॉलो जरूर करता है। और हम बच्चे को बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट कर, फोकस कर, फोकस कर। अरे कैसे करेंगे? आपको आता है क्या फोकस करना? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से हमें बच्चों को थोड़ा सा ये एज के ड्यूरेशन में थोड़ा सा हमें ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? हमें खुद उनके साथ में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि उनका माइंड इतना ज्यादा नहीं चलता है। वो छोटी छोटी बातों का है ना मतलब खुश हो जाते हैं। उसको अगर हम गार्डनिंग में लेके जाए तो वो गार्डनिंग करेगा बहुत अच्छे से, इतना उनको अच्छा लगता है। वाटरिंग, हम वाटरिंग डालेंगे तो वो पानी डाल देगा। उसे आटे की लोई से रोटी बनाना हमें बहुत पसंद आता है बच्चों। तो इसी तरह से छोटी छोटी बातों पे आप उसको इन्वॉल्व करिए, ताकि वो है ना बताओ सिर्फ एक कंप्यूटराइज या फिर उसके साथ में टीवी या आर्टिफिशियल जो भी है उसका ब्रेन डेवलपमेंट करने में आप पेरेंट का सबसे बड़ा रोल है, और उसे ही आपको इस समय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अडल्ट के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो हमने सब कुछ सीख लिया है, हमें सब मैच्योरिटी है, सब कुछ है, एजुकेशन में भी हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम गूगल के इतने सारे डिपेंडेंट हो गए हैं। हर छोटी छोटी बातों पे हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हर छोटी छोटी बातों पे ये कहाँ है वो कहाँ है ये हम गूगल फटाक से देख लेंगे, बट ये क्रिएट नहीं करेंगे हम क्या है ना हम क्या क्या सिचुएशन है और इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपको देखना है। और आपके माइंड को यूज जितना करोगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जितना यूज करोगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सोर्स है हमारा, हमारी लाइफ नहीं है। और लाइफ को बनाने के लिए हमें हमारा ब्रेन ही यूज करना है, क्योंकि इसको भी हमने ही बनाया है। भी ह्यूमन ने ही बनाया है, वो कोई ऑटोमेटिकली नहीं। हम तो एक नेचुरली तरीके से हम एक ह्यूमन है, और ह्यूमन सबको बनाता है। अगर हमने इसको डिपेंडेंट हो गए तो हमारा वजूद मिट जाएगा। हमें उसे स्ट्रांगली है ना देखना है कि हमें कहाँ पे जरूरत है इसकी और कहाँ नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योत्सना, एंड आई थिंक यू हैव सेड इट वंडरफुली कि पेरेंट्स को और बच्चों को किस तरह से उनका जो दिमाग है या उनकी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर मुझे हम लोगों ने बहुत पहले शायद ये कहीं पढ़ा था एक स्टोरी जिसका कि दोहा है, वो मैं बताना चाहूंगी। तो ये दोहा एक कहानी के ऊपर है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो मुझे जो लगता है मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ कैरियर काउंसलर या जो भी रोल में देखना चाहें कि एज अ पेरेंट ऑल्सो आई फील कि बच्चों के अंदर क्षमता बहुत होती है, और ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी की जो एक क्षमता है ना वो कहीं पर भी उस पर क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं लग सकता है। तो चाहे हम जितना भी डेटा, जैसा कि ब्रिगेडियर दत्ता ने बोला कि मतलब डेटा पहले आता है आज के टाइम में बेटा से पहले, तो लेकिन इस डेटा को आपके पास मतलब अगर आप 10 लाख आपके पास आपने डेटा इकट्ठा कर रखा है या आपने बिलियन का भी डेटा इकट्ठा कर रखा है, एक ह्यूमन ऐसा फिर भी आपको मिल जाएगा जो कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शायद चैलेंज कर सकता है। And that is the beauty of human brain, I feel. And for our attendees who are there are a lot of questions. So I'll just move quickly to Sunil ji, because उनके पास उनका भी एक छोटा बच्चा है। तो मैं आपसे सुनील जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी तो चलिए ऑगमेंट रियलिटी आ गई, वर्चुअल रियलिटी है, ये सब चीजें हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब आप अपने बच्चे को एज अ पेरेंट देखते हैं तो आप उसमें क्या क्या चीजें चेंज देखते हैं, या आप
बिकॉज आई थिंक यू कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली ऑल्सो। और ये चीजें मुझे हम लोगों को बात करना बहुत जरूरी है कि हम इसको अलग नहीं रख सकते हैं। आपके जो इमोशंस हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, ये सब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। कि अगर आपके पास मान लीजिए डेटा आ भी जाता है बहुत सारा, तो आपको उस इस्तेमाल कैसे करना है वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस भी उससे, क्योंकि हमेशा हमें डिसीजन मेकिंग जरूर करना होगा कि एक डेटा को मैं अच्छे तरीके से भी यूज कर सकती हूँ, मैं एक गलत तरीके से भी यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपका एज अ पेरेंट आई वुड लव टू आस्क यू दिस रोल कि आप कैसे इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज यू नो बोथ द पार्ट्स। सो ओवर टू यू सुनील जी। जब से ये पैंडेमिक आया था उस टाइम से मेरा बेटा अभी 3.5 साल का है। हम दोनों का इतना इन्वॉल्वमेंट था, हम गार्डनिंग करते थे, हम पेंटिंग, ड्राइंग, हम मतलब पूरा टाइम हम दोनों इतना स्पेंड करते थे कि उसको कभी कि पापा टीवी चलाओ ऐसा नहीं बोला कभी उसने, कि पापा मेरे को कार्टून देखना है। अब ये चीज मैंने मेरे बेटे के सामने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की? क्योंकि मैं मेरा टाइम मेरे बच्चे को दे रहा हूँ और इसीलिए मैं इस चीज से अभी तक बचा हुआ हूँ कि आपका खुद का बच्चों के साथ में इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो अपना पुराना संस्कार भी वो सीखेंगे, अपना कल्चर भी सीखेंगे। और वो जो आपको छोटी सी चीज जैसे कि पापा आज हम बनाएंगे पिज्जा बनाएंगे, अब पापा को पिज्जा बनाना नहीं आता तो पापा देखेगा गूगल पे, यूट्यूब पे रेसिपी। तो इससे अच्छा है कि किसी आप फैमिली मेंबर से पूछो कि भाई मेरे को आज ये चीज बनानी है तो ये मैं कैसे करूं। तो उसमें आपका एक तो आप जो दत्ता साहब ने बोला कि सोशल वाला भी उसमें रहेगा और जो बच्चा है उसमें वो भी रहेंगे, संस्कार भी रहेंगे। ये दोनों चीज उसमें आएंगी। तो सबसे बड़ा इसमें यही है कि आप अपने बच्चों के साथ में पूरा टाइम स्पेंड कीजिए, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इन चीजों से बचने के लिए। एज ए पेरेंट मेरा ये सजेशन है। तो और आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है वो कहाँ तक जाएगा? मतलब ऐसा क्या कुछ ऐसा अनोखा होगा जो कि हमें चौंका देगा या हमारे लिए एकदम सरप्राइज होगा, ऐसा कुछ आपको लगता है? क्योंकि अभी अचानक से लोगों ने क्या किया है कि अब हम जब करियर्स की भी बात करते हैं या स्किल्स की भी बात करते हैं तो उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हाँ आपको डेटा साइंस आनी जरूरी है, एनालिटिकल स्किल्स जो है डेटा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपके एक रिज्यूमे में होनी जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज में हम मतलब इस चीज का आगे फ्यूचर क्या होगा? देखो मैडम, मैं एक बात बताऊंगा कि आप मशीन बनाओ लेकिन खुद मशीन मत बनो। मशीन बनाओ लेकिन खुद मशीन मत बनो। ये है कि आपने जो भी आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की, ठीक है, लेकिन आप खुद ऐसा नहीं कि आप उसके साथ में काम कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, आपकी मशीन भी काम कर रही है, या तो फिर आपका जो आपने सिस्टम बनाया वो सिस्टम गलत है। अब आपने सिस्टम ही बना दिया, आप भी वहां लगे हुए हो। जैसे मान लो कि मैंने अब जैसे ओवन लिया, ओवन में मैंने रखा पिज्जा तो वो अपने आप बन के आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब मैंने मशीन भी ले ली और मैं वहां खड़ा भी, मेरी खराब नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका वहां पे आपका टैलेंट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपने उसको ट्रेन किया, वहां पे आपकी कमी रही। तो वो सब आप एकदम परफेक्ट रखो, वो सब आप एकदम कंप्लीट रखो, ताकि आपको उसके मशीन के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़े, मशीन अपना काम करती रहे, लेकिन आप खुद मशीन क्यों बन रहे हो फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। और अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं ब्रिगेडियर दत्ता आपसे शुरू करूंगी। ये क्वेश्चन मिस्टर आशीष ने पूछा है कि our kids are learning about artificial intelligence from various resources, but sometimes I have noticed that the people who are not yet very much well versed with the concept and yet teaching that, which is very dangerous for the generation to come. How should our kids find the right place, resource, mentor for learning AI? That's a very relevant question Mr. Ashish has asked. You see, we must understand that what is my requirement. And I want to substantiate what Sunil had said, that you see, the aim of industrialization or aim of inventing these machines was that you can save on some labor hours and you can devote those saved hours for your betterment of personality, for betterment of your comfort level, and
betterment of thinking. So you should understand that what your child requires. Are you going to make him a scientist, or he is going to only utilize this technology? He should only know how to apply this technology, how he can use it, or how he can upskill himself to use this technology to furthering his aims and goals. He need not get into the details. Like, we own a car. None of us is an automobile engineer. We only know the basics, that yes, if you put first gear, it is going to move in this direction. If you put reverse gear, it is going to move in that direction. And if it is not starting, I think there is some trouble with the battery, or such mundane and routine things we know. So we have to identify that, yes, what is our involvement, and to what degree are we going to use this technology. So yes, you must go to right people, and you must spell out the requirement what you have. You see, what happens is, talent mapping is considered in India as democracy. जैसे हमारे यहाँ जमहूरियत है या डेमोक्रेसी है, उसमें लोग चुन के किसी को भेज देते हैं और वो रूल करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ हम कर देते हैं कि नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए या मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, चाहे उसका झुकाव या उसका रुझान उस तरफ है या नहीं है, that's a different ball game. So we must understand that what is my requirement and how much I should know about that technology. And today the technology is very user friendly. So you should only know how to apply it to further your aims or to achieve your goals. Or yes, you must go to the right person, because वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान. बिल्कुल बिल्कुल. So Mr. Ashish, whatever Brigadier Datta has said is very right. कि जब आप कभी, मतलब हम जब मेंटर चूज करते हैं या हम अब कोशिश करते हैं कि कौन सी नॉलेज किस बच्चे को जाननी चाहिए, तो एक राइट एज डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी है. आप अगर किसी के भी हाथ में अगर कोई ऐसा वेपन दे देंगे जो कि उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है. और अक्सर मतलब बिकॉज मैंने जो एनसीआर एज एन एनसीईआरटी सर्टिफाइड काउंसलर में कुछ केसेस, मतलब एक केस में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी ताकि लोगों को पता रहे कि क्या होता है. अब पेरेंट्स अगर एजुकेटेड नहीं है, एआई से रिलेटेड उनको मोबाइल कनेक्ट करना नहीं आता है, तो उनको स्पेशली एडोलेसेंट्स के साथ ये रहा कि उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, हमें यूज करना होता है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, ये करना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए. और वो कहीं ना कहीं बच्चे गेमिंग में और गलत तरह की गेमिंग में इतने ज्यादा फंस गए कि उनको निकालना वहां से मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए एज अ पेरेंट आपका हक बनता है, मुझे लगता है, ये जानना कि आप बच्चे को कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस जब आप मार्केट से लेके देते हैं, पूरा अच्छे से एक जो कहते हैं कि पूरी इंक्वायरी करके, पूरा रिसर्च करके आप दीजिए. और आपका एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट, एज अ मेंटर हमेशा काम आता है, ये बहुत जरूरी है. तो मेंटर के साथ जब आप स्पेशली एआई की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे कनेक्ट करना कि वो क्या सिखा रहा है. तो आजकल मुझे लगता है कि कोर्सेज में सुनील जी आप इसमें कुछ ऐड करेंगे कि मुझे मतलब वहां पे मुझे लगता है कि लोग आजकल थोड़ा सा डेमो क्लासेस भी देते हैं जब हम एआई की बात करते हैं या कोडिंग के लिए कि अच्छा मैम आके एक बार अपने बच्चे को ले आइए और कोडिंग अटेंड कर लीजिए क्लास. तो एज अ पेरेंट आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा उनको अटेंड करना, कि समझना बेसिक्स उसके, चाहे वो एजुकेटेड हो नहीं हो या उनको मोबाइल टेक्नोलॉजी पता है या नहीं पता है. इफ यू कुड जस्ट से समथिंग अबाउट इट. मैं मैडम बताना चाहूंगा कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि सबसे पहला काम है बच्चों को कि वो प्रॉब्लम फेस करें, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद में मैं एनआईएफ की तरफ से बोल रहा हूँ कि पहले बच्चा प्रॉब्लम फेस करेगा, उसके बाद में उसके दिमाग में उसको कैसे सोल्व करना है. यदि वहां से आइडिया निकल के आता है, तो फिर वो उस आइडिया को आगे एनआईएफ की तरफ भी भेज सकता है. ठीक है, तो उसमें उस आइडिया को हम आगे बहुत अच्छे से वो करेंगे, डेवलप करेंगे. सारी टेक्नोलॉजी काम में लेते, जो उसकी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी है उसमें काम आने वाली वो सब. तो सबसे बड़ा यहाँ पे है कि आपका बच्चा है, वो उसके सामने क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, तो उसको एकदम बच्चे को फ्री रखा जाए ताकि वो प्रॉब्लम फेस करे. यदि वो गार्डन में जा रहा है, उसके नीचे पैर में यदि कांटा चुभ रहा है, तो उसको पता चलेगा कि ये ऐसे कांटा चुभा, मेरे को इतना पेन हो, यहाँ से ब्लड निकला, यहाँ फिर मेरे को
बैंडेड करनी है, यहाँ मेरे को बेटाडीन लगानी है, ये मेरे ये करना है। अब यदि बच्चा बाहर निकलेगा नहीं, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर केयरिंग। ओवर केयरिंग इतनी प्रॉब्लम होगी कि बच्चे को मिट्टी तक नहीं लगने देते। तो बच्चा कभी गार्डन में गया 5 साल का होने के बाद में बड़ा होके, तो उस बच्चे को मिट्टी से एलर्जी है। ऐसे ऐसे केस भी मैंने देखे हैं। जब मैं मेरे बच्चे को कई बार गार्डन में लेके जाता हूँ तो ऐसे केस भी आते हैं कि दूसरे दिन वहां पे वो लोग फिर उसको तुरंत लेके जाएंगे, उसको क्लीन करेंगे फटाफट। नहीं नहीं, इसकी एलर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये वो हो जाएगी। तो ओवर केयरिंग है, वो भी इसका वो साइड इफेक्ट है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने सुनील जी। ज्योत्सना, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर एज अ एक्सपर्ट ऑन दिस, कि जब पेरेंट्स आते हैं मतलब हमारे पास अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि इसको ये एलर्जी है, ये नहीं पढ़ पाता है, ये नहीं कर पाता है, उनकी मोटर स्किल्स, उनकी फाइन मोटर स्किल्स। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, उस समय में आप बच्चों को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस देते हो तो वो आपके यूथ में बहुत काम आते हैं। तो अगर आपने बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाया ही नहीं, एक्सेप्ट पार्टी की ड्रेस चूज करने के, तो वो बच्चा आगे जाके अपने कॉलेज में या जॉब में वो उसको कैसे इस्तेमाल कर पाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो maybe you can add something to this question. हाँ, जैसे भास्कर सर ने भी यही कहा है कि अगर वो मिट्टी में लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि गंदा हो जाएगा मेरा बेबी, पहले ही वो ओवर प्रोटेक्ट और पैम्पर करना स्टार्ट हो जाता है। कुछ कंट्रीज में, हमारे इंडिया में तो मिट्टी यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाती है, कुछ कंट्रीज में है ना, लोग वहां के वीकेंड में जाके उन्हें उस वैसा माहौल बच्चों को देते हैं। तो हमारा जो कल्चर है, जो पहले जब देखो, मैंने कितना देखा है कि जो नॉर्मली जो गांव के बच्चे हैं, मैं गांव में सबसे ज्यादा काम करती हूँ, वहां पे तो ऐसे ही चलते जाते हैं, उनको कोई ना बीमारी होती है, ना ही कोई किसी चीज की तकलीफ होती है। क्यों? बिकॉज कि उनका मेंटल पावर इतना है ना, स्ट्रॉन्ग बना के रखा है आसपास में। यही हमारे जो मेट्रो सिटी के जो बच्चे हैं, उनको घर से बाहर निकलने में भी उनको बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज कि उनको ऐसा लगता है सोफिस्टिकेटेड एकदम कि ये गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट ऐसे करने से है ना, बच्चे की जो ग्रोथ है वो आप रोक रहे हो। अल्टीमेटली आपको सब कुछ सिखाना है उसे, बाहर की दुनिया। मैंने पहले भी कहा, एज अ साइकोलॉजी के हिसाब से 0 डे से लेके 9 ईयर्स तक जो आप बच्चों के अंदर भरोगे, वही आपको 9 ईयर के बाद में आपको इम्पैक्ट दिखेगा। उससे पहले चाहे वो कितना भी हम करने की कोशिश करेंगे, तो भी वो आपके हाथ में। जैसे 9 ईयर्स तक आपके पीछे पीछे, पेरेंट के पीछे पीछे भागता है बच्चा, फिर जब टीन एज आती है, आप बच्चों के पीछे भागते हो। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ वो 9 ईयर्स आपने ठीक से नहीं दिया, तो हमें करेक्ट वहां पे करना है। टीन एज और अडल्ट में हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपने अगर सही तरीके से उसकी नर्चरिंग कर दी, उसके मेंटल हेल्थ को अच्छे से रख दिया, फिजिकल हेल्थ को अच्छे से रख दिया। चाहे मैंने ये कोविड के टाइम पे मैंने एक फैमिली देखी, इट्स वंडरफुल। बच्चा 7 बजे हस्बैंड वाइफ और उठ जाते हैं, बच्चा 3 साल का है और पेरेंट के साथ में वो जिमिंग करता है। उसको पता ही नहीं है कि जिम क्या होता है, बट स्टिल ही इज डूइंग ऐसे। मेरे को वीडियो भेजा कि वो देखो बच्चा ऐसा कर रहा है, मतलब वो देखो बच्चा ऑलरेडी पेरेंट को देख के ही सब कुछ कर रहा है। वो बोलता है कि ना, जब जिम होने के बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, मिल्क या फिर प्रोटीन शेक पीते हैं। मैं भी स्ट्रॉन्ग वाला दूध पीता हूँ, मुझसे जब बात होती थी, स्ट्रॉन्ग वाला दूध पीता हूँ। मेरे फादर तो है ना स्ट्रॉन्ग वाली कॉफी पीते, मतलब उसको पता नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज डूइंग। मम्मी के साथ में वो है ना सब्जी कट करते, ऐसे काटू वैसे काटू, मतलब इस तरह के पेरेंट की जो है ना इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगी, तो हमारा बच्चा कभी भी किसी भी चीज से है ना दुखी नहीं होगा। जो हम बोलते हैं ना इमोशनल इम्बैलेंस होना, ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि उस समय हमने उनकी इमोशनल को समझ नहीं पाए। और उनकी इमोशन को बहुत समझना बहुत इजी है, बस उनसे थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है, दैट्स इनफ। यही बोलना चाहूंगी। थैंक यू, वेरी वेल सेड ज्योत्सना। आई थिंक लेकिन मुझे लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा बच्चों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा मुड़ते हैं यूथ की तरफ, और हमारे पास एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम समीरा खान। He says, and it's a very valid question, which feel that there would be a lot of people who will be worrying about it. The question is, I'm afraid of my professional survival due to artificial intelligence. In 2030, I will turn 40, and I don't have any knowledge about coding AI computers. Do you think I should do a course on artificial intelligence?
to keep myself abreast with technology, or technology is just a fad and people will come back to conventional ways of working? Brilliant question, Samira. Thank you for putting it. And before I say something, I would like Brigadier Datta, you can add. So how have you survived in this? I mean, as a senior consultant, so आपको लगता है कि artificial intelligence ने आपको challenge किया है, और या फिर आप उसके साथ सर्वाइव कर रहे हैं, या आपने अपने आप को कहीं अपस्किल किया इन चीजों के लिए? तो अगर आप से शुरू करेंगे एंड देन आई विल गो एज वाइज. That's a very good question, Samira. I want to thank you for flagging this question. And yes, I understand your apprehensions, but let me put you at ease. Yes, you can go in for a course, but you don't have to get into, as I told you earlier, into the too much of dynamics of artificial intelligence, because as per a study, if you see the cross section of or the profile of people in the society, there are only 2.5% people who are innovators. There are 13.5% who are early adopters. So we have to fit into this category of early adopters. We may not be innovators, because everybody can't be an Einstein or Thomas Alva Edison. So yes, but we can surely aim in graduating in that bracket of early adopters, and say about 34% are a mass acceptable category where you are accepted. I mean, and if I can use the word, they are passengers. So what we have to do is, we don't have to get unduly worried, because the applications these days are very user friendly. And today, with guidance, you see, let me tell you one thing. In Army, they call it, one reconnaissance is worth 100 reports. Means वो कहते हैं ना कि we had a senior officer when I was a youngster. He will show you one thing and he will ask you, what is this? So if I see, if I saw it and said, sir, this is a cell phone, he says, no, please touch it and then tell me. So he used to always make you touch and then say, sir, it is a cell phone. So what you are required to do is, it is better to learn from, you must have hands-on training. You must upskill yourself, because you may be reading books, you may be reading theories, you may be reading n number of pamphlets, but if you are attached yourself with somebody who knows the subject, I am sure you are going to learn faster, and you are going to apply yourself in a more meaningful manner than to only acquire, because the concept is that if you don't use anything, you lose it. Be it brain. वो किसी शायर ने कहा था ना कि मुझे सब याद था आपके आने से पहले, मुझे सब याद आएगा आपके जाने के बाद. So in between you have to manage. Thank you. So Sunil ji, if you would like to add something, कि क्या ये जरूरी है कि मतलब उनका जो सोचना है कि अगर मतलब she'll turn 40, so do you think that you require that? I mean, quick reply on that from your side. मैं इतना बोलना चाहूँ, जैसे एक बच्ची है, 6 साल की बच्ची, उसने एक प्रॉब्लम फेस की शादी के अंदर. जब वो खाना खा रहे थे ना, तो उसके पीछे से एक पर्सन आया और उसकी प्लेट को हिला के चला गया, उसका जूस उसकी प्लेट में गिर गया. तो अब उस इतने टाइम पे, अब यदि वो वहां पे पूरा एक जैकेट पहन के जाती कि मेरे मशीन में, मेरे सिस्टम में, जैकेट में इतने सारे सेंसर होंगे कि मेरे को कोई टच करेगा तो मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा कि आपको कोई टच करने वाला है. तो यदि वो बच्ची ऐसा करती तो वो जाती आर्टिफिशियल की तरफ. लेकिन उस बच्ची ने क्या किया, एक ऐसा छोटा सा आइडिया दिया कि उस प्लेट में एक ऐसा अटैचमेंट बने जिसके में अंदर हम हमारा गिलास रख दें. तो उस टाइम उसको न तो इतना कुछ करना पड़ा, ठीक है, लेकिन उसकी जो रियल टाइम प्रॉब्लम थी वो एक छोटे से अटैचमेंट के थ्रू सॉल्व हुई. तो ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उस तरफ जाना ही हो, उसका दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन भी है. Right. Without AI. Yeah. Okay. Right. दूसरा एग्जांपल एक और है. एक 4th क्लास का बच्चा है, J&K का, जम्मू कश्मीर का बच्चा है. उसने एक प्रॉब्लम फेस की कि जब वो एग्जाम देता था
तो उसके कुछ मार्क्स कम आए, तो मार्क्स कम आने का कारण उसको बताया कि आपने जो वर्ड लिमिट है वो आपने कंप्लीट नहीं की। बिल्कुल। तो उस बच्चे ने क्या Okay. बोला कि मैं एक ऐसा पेन बनाऊंगा कि उसने कितने वर्ड लिखे वो काउंट करके मेरे को दिखा दे, डिस्प्ले कर दे कि आपने 120 लिखे है, 100 लिखे या 110 लिखे। Wow, that's wonderful. तो I think, yeah. हाँ या आई थिंक जो आपने बात कही है ना भास्कर जी और ब्रिगेडियर दत्ता ने, ये बहुत जरूरी है, मतलब पेरेंट्स को समझना है या लोगों को कि जो उनका अर्ली डेवलपमेंट है, मतलब 9-10 साल तक जैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, वो जितने ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएंगे, हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे, और वो भी नेचर के साथ, एनवायरमेंट में, मुझे लगता है कि ये चीजें हैं। तो इवन आपका अगर बिजनेस भी है एज अ पेरेंट, अगर आप उसको अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व करते हैं कि अच्छा ये, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे अच्छे आंसर्स दे लेते हैं, मतलब ये नॉर्मली होता है कि जो हम एज एन एडल्ट नहीं सोच पाते वो बच्चे बहुत अच्छे से, बिकॉज उनको हमने एक माइंडसेट में एकदम फिक्स नहीं कर रखा, और इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, कि जब आप बिना बियॉन्ड जो आपका कन्वेंशनल माइंडसेट है उसको आप उसके बियॉन्ड चले जाएं, तो दैट इज व्हाट वी आई मीन वी प्लान टू डू विद ऑल ऑफ यू एज मेंटर्स हियर विद अस, कि ये जो अनसुनी, अनदेखी या अनकही स्किल्स हैं, उनको आप कैसे बच्चों में डेवलप करेंगे या अपने आप में भी एज एन एडल्ट। और जहां तक समीरा ने बात कही है, समीरा खान जी, आपको सिर्फ एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी कि अगर आपका काम ऐसा है तो आपको ट्राई करने में मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं है इस चीज को, कि आप अगर सीख सकती हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा किसी चीज को एक छोटे से कोर्स को करके आप अगर आगे और बढ़ सकती हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है आपके काम में, तो यू शुड डू दैट। आई थिंक वी आर ऑल डूइंग अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग, सो यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ फैड फॉर श्योर, that I would also each one of us here as a panelist would agree for that, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत हेल्प किया है। तो अगर चाहे डिजास्टर की बात हो या डेंजर की बात हो या कहीं पर भी आपको मेडिकल उसकी बात करें, फैसिलिटीज की तो बहुत बढ़ गई हैं, तो इट विल रिमेन। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम करण, which I think Jyotsna, you would be able to answer better. I am a researcher with JNU. Can you please tell us what are the psychological reactions to human versus robotic job replacement? A very heavy question, of course, Karan, and thank you for putting it here on the forum. But over to you, Jyotsna, for this answer. इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज कि नाउअडेज का हमारा ये जो चल रहा है, जो डिजिटल वाला, पूरा वर्ल्ड डिजिटल पे ही चल रहा है। तो अभी रिप्लेसमेंट अगर हम बोलेंगे कि है ना रोबोटिक है, तो रोबोटिक को किसने बनाया? हमने बनाया है, ठीक है। पर कुछ जैसे इमोशंस हैं या फिजिकल एक्टिविटी है, तो वो रोबोटिक इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा उतना हम कर पाएंगे। स्पेशली इन इमोशंस के ऊपर अगर आते हैं तो वो हमारा रिप्लेस नहीं करेगा। तो हम इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ हमारा काम जो है, हम उतना फिजिकल मेंटली जो हमारे से होता है उसे डेवलपमेंट करना है, अपग्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल कई बार है ना लोग कहते हैं कि तुम चेंज हो गए हो, बट चेंज होना इट्स नॉट अ चेंज होना, इट्स अपग्रेड होना। तो अपग्रेड करते रहो अपने आप को, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो हमारे पर हावी ना हो। हमें उसे बैलेंस करके चलना है। अगर रिप्लेस जॉब हो रही है तो कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ चीजों को आपको स्किल करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप में कमियां हैं, आपको इम्प्रूवमेंट करना है कि कहाँ पे हमने लैक हुए हैं, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो इसे इम्प्रूवमेंट करना बोलना चाहिए, नहीं कि हमारी जॉब हमारे इसकी वजह से हो रहा है। देखो नाउअडेज अभी नेक्स्ट 10 इयर्स की आप बात करो तो ऑब्वियसली बहुत सारी चेंजेस आएंगे, बट ह्यूमन तो ह्यूमन ही रहेगा, क्योंकि वो 10 इयर्स चेंज करने वाले भी हम ही है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारे जो माइंडसेट है उसको चेंज करना है, दैट्स इनफ। अगर हमने माइंडसेट को चेंज कर दिया तो कोई भी हमें हमारी जॉब से रिप्लेस कर सकता है, ना ही कोई हमारी जगह ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जगह लेना, रिप्लेस करना वो कोई नहीं ले सकता है, बिकॉज कि हम इतना स्किल करेंगे कि हमें आई थिंक सो कोई भी नहीं कर सकता है। थैंक यू। Yeah, thank you. इसमें मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा चेतना मैम। जो नोकिया कंपनी है और एक है सैमसंग, तो इन दोनों में नोकिया ने टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आज नोकिया कहाँ है और सैमसंग कहाँ है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कहा आपने सुनील जी। ब्रिगेडियर दत्ता, आपकी तरफ से कुछ स्पेशल कमेंट ऑन दिस, कि क्योंकि आई Yeah, थिंक यूथ के लिए बहुत जानना जरूरी है, और हम लोग इस yeah, दौर से निकले हैं कि क्या है, तो क्योंकि चेंज तो मुझे लगता है कि हमेशा ही रहेगा, दैट विल रिमेन देयर, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो और आज के टाइम में मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी की या यूथ की या हम एडल्ट्स की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, या सबसे बड़ी समस्या जिसे हम कह सकते हैं कि वरी है, कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगी आने वाले टाइम में, तो और उनको किस तरह से तैयार होना चाहिए। ब्रिगेडियर दत्ता। yeah. That's a very good question, Karan, and मैं आपकी जो apprehensions हैं उसको समझ सकता हूँ. लेकिन let me put you at ease. As I told you, say about 98% jobs by 2055 are going to be digitalized. But by no stretch of imagination, you see, people are going to be jobless. Yes, the form and manifestation may change. You see, what is going to happen is, there are going to be, say, about 85% jobs in blue collar industry or at entry level. There are some segments like, you see health sector, pharma sector, e-learning sector. ठीक है, there may be a reduction in teachers, but then they are going to be, e-learning platforms. So you require, and you must have seen in this pandemic, when I had gone, I had a laptop who was just, 1 year younger to me in age. So I wanted to replace it. So when I had gone to, a shop, and during pandemic, the laptops were being sold like, you sell vegetables or samosas on street food. So, the automobile industry has got a, a push up. The electronic, the pharma, the wellness. So, in India, you don't have to get worried. What should worry you is that you should upskill yourself. You should reskill yourself. You should move with times. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मैं तो आई एम गोइंग टू बी प्रिमिटिव इन माय थिंकिंग. अगर आप इफ यू डोंट परफॉर्म यू आर गोइंग टू पेरिश. यू सी 40% ऑफ जॉब्स आर गोइंग टू कम अप इन हायरिंग इंडस्ट्री. आपको पता ही है 60% ऑफ द जीडीपी इज फ्रॉम द सर्विसेज, एंड इंडिया is a country which is riding on the demographic tiger. Population, we are the most populous country in the world, and the difference between China and us is that China doesn't have youth, and we have a human capital which is young and vibrant. So there is nothing to get worried. Yes, there will be a lot of jobs, but yes, you have to look for hybrid kind of jobs or multitask jobs, because you have to you will be judged on 4 things: performance, criticality, your upskilling, and your willingness to work. So right, these are the factors. So Karan, just have a good cup of tea and enjoy yourself, and you will do well. Need not worry much. Yeah, but Yeah. if you have any worry, I think we are mentors are here with you, so you can always come back to us on Skills Reform to join them and understand how it will go. There is another question from Rajan, and it's a very valid question, that how do you see India vis-a-vis other economies in next 5-10 years? I think somewhere Dr. Datta has answered this question. So anyone would like to add to this particular thing, that where do we see economy-wise when it comes to especially artificial intelligence and the youth which we have, I mean the demographic dividend which we have here. So anyone from the panelist? सुनील जी? नहीं, मतलब आप 5 से 10 सालों में आगे हम क्या सोचते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ पहुंचेगा इकोनॉमी वाइज? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, मेरा यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा प्रश्न आपके साथ जोड़ना चाहूंगी कि जब हम कोडिंग की बात करते हैं, तो कोडिंग एक्चुअली इंडिया की मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हमने कोई ऐसी लैंग्वेज डेवलप की है, क्योंकि हम बाहर से जो लैंग्वेजेस हैं, चाहे पाइथन हो या जावा हो, हम उनको यूज कर रहे हैं. तो गिवन दैट, आगे आने वाले टाइम में हम कहाँ पर सर्वाइव करेंगे? आगे 5-10 सालों में इकोनॉमी कहाँ जाएगी? If you can say something about it, and then maybe Brigadier Datta would add to it. देखो मैडम, इकोनॉमी का तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, लेकिन एक बराक ओबामा साहब का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था
कि अमेरिका वालों सावधान हो जाओ, इंडियंस आ रहे हैं। उनका ये स्टेटमेंट था कि अमेरिका वालों सावधान हो जाओ, इंडियंस आ रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि इंडिया में इतना टैलेंट है कि वो जो भी प्रॉब्लम हो उसको इतना टाइमली सॉल्व करते हैं, इतना कैलकुलेटेड सोल्व करके उसको आउटपुट देते हैं। तो इंडिया का टैलेंट आगे आएगा, वो इकोनॉमी में भी करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो भी आपको करना है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। जो मैंने एग्जांपल दिया, नोकिया वर्सेस सैमसंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। ब्रिगेडियर दत्ता, आप कुछ ऐड करेंगे गिवन योर एक्सपीरियंस इन इट? Yeah, you see, as far as the economy is concerned, we are the 6th largest economy as of now. India is a 3 trillion economy, and America is a 9 trillion economy. हमारा जो उद्देश्य है और जो हमारे कंटूर्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखे हैं, that we should be a 5 trillion economy by 2025-26, and I'm sure India is going to achieve this. You see, as per one of the IMF report which was submitted, in this pandemic, there are 5 economies which have grown. China, of course, yes, it has grown by 2%. Vietnam, Taiwan, are some other countries which have grown, and South Korea. India has shown a negative growth of 10%, but the silver lining is that India by 2022 is going to bounce back by 9% and going to is going to show its existence. So that's a very, very positive report. Japan will bounce back by 2024, and America will bounce back by 2027. So that is the kind of resilience Indian economy has. If you see the BSE index and the other these price indexes, India is doing well, and Indian economy is going to rewrite the economic contours of the world, because what Sunil ji has already said, that we have the biggest human capital, which is intelligent, which is determined, and which is going to write the history of India. And yes, I want to make an appeal to the youth. You must write your own history. उसके 2 कारण हैं. पहली बात, क्योंकि कोई दूसरा उतनी खूबसूरत और हसीन लैंग्वेज में लिख नहीं सकता. और तीसरी बात यह है कि जब आप अपना इतिहास लिखेंगे, अपनी हिस्ट्री लिखेंगे, तो आप उस तरीके से लिखेंगे जैसे आप चाहते हैं. So Indian economy is going to bounce back. Just we require about a couple of years, and by 2022 we are going to be riding the horse, or we are going to be galloping. Thank you. Right, thank you so much. And the last question we'll take up, and then I'll wrap it up quickly. So Nitin ji ki taraf se ek question hai. I think Jyotsna, you can answer it better. That don't you think that AI has somewhat made people's mind active to some extent and memory is weak? हालांकि सुनील जी ने इसको ऑलरेडी अपने चर्चा में हमने इसको डिस्कस कर लिया, बट क्या ये एक्चुअल में ऐसा है, या और देयर इज एनी रिसर्च ऑन दिस कि हाँ ऐसा हुआ है? तो यू ज्योत्सना. हाँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन नितिन जी. अभी अगर हम कहें कि एआई से हम सब कुछ डेटा वगैरह निकालते हैं, जैसे हम सर ने कहा ना कि डेटा चाहिए, बेटा का नहीं है. तो जब हम इन्वॉल्व होते हैं कोई भी चीज में, रिसर्च, एक्चुअली मैं रिसर्चर हूँ, एक साइंटिस्ट भी हूँ, तो जब मैं रिसर्च करने के लिए गूगल में देखती हूँ, तो गूगल से इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. फ्रैंकली स्पीक, जो हमें चाहिए वो नहीं, बहुत आधा अधूरा ज्ञान देते हैं लोग. इसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं, और हमारी जो मेमोरीज है उसके ऊपर ऑब्वियसली मेमोरी तो वो तो ढप होगी ना, जब हम कुछ रेफरेंस, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं, हमें यूजेस गूगल को सिर्फ रेफरेंस के यूजेस के लिए करना है, बिकॉज ऑफ आपकी मेमोरी इज ब्यूटीफुल. आपको सिर्फ उसको है ना, न्यूरॉन्स को आपको डेवलपमेंट करना है, और ये न्यूरॉन्स को डेवलपमेंट करने के लिए काफी कुछ हमारे पास सोर्सेस है फॉर द ह्यूमन मेमोरीज के ऊपर. तो अगर हमने ह्यूमन के न्यूरॉन्स के ऊपर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, तो ऑटोमेटिकली हमें है ना आइडियाज वगैरह, ये सबकॉन्शियस माइंड का उदाहरण है.
तो एआई का जो है वो सिर्फ एक टेम्पररी है जिसे हम सिर्फ सोर्स कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मेमोरीज हमारी है ना इससे वीक होती है। अगर हमने सही तरीके सिस्टमेटिकली हमने माइंड का यूज नहीं किया तो ये होगा ही। और हाँ, मेमोरीज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को हम है ना डेवलपमेंट करते हैं जो डॉर्मेंस हुए हैं, आपके ऑलरेडी डॉर्मेंस है, इसलिए हमारी मेमोरी वीक है। और वो एआई से हमारी वीक जो वीक है वो डेवलपमेंट नहीं होगी, वो आप ही से होगी। कई कुछ बहुत सारी टेक्निक्स भी हमारे पास पड़ी हैं जिस टेक्निक्स को यूज करके आप अपनी मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें सिर्फ गूगल एआई का इस्तेमाल सिर्फ रेफरेंस के थ्रू से करना है, दैट्स इट, और बाकी कुछ नहीं। बाकी हमारे पास माइंड में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, जो आइडियाज है, सबकॉन्शियस माइंड वो सब करके देगी आपको। आपको रिसर्च में भी अगर रिसर्चर होगे तो उनको ज्यादा अच्छा पता होगा कि सिर्फ हम गूगल हम रेफरेंस के लिए करते हैं, बाकी किसी के लिए यूज करना और उसके ऊपर डिपेंड रहना इट्स टाइम वेस्ट और आपका ही नुकसान है उसमें, और कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू। Yeah, I think you have put a very valid point. रेफरेंस की तरह यूज करना किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स डेटा एंड इट्स द एल्गोरिथम इन प्योर लेमैन टर्म्स कि आपने एक फॉर्मूला क्रिएट किया और उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो फॉर्मूला सिर्फ एक इंसान जो है वो बदल सकता है, एंड दैट इज वेयर द ह्यूमन इंटेलिजेंस लाई। सो वील वाइंड अप विद द कमेंट्स फ्रॉम यू इन 30 seconds प्रिसाइजली। सुनील जी, आपकी तरफ से अगर आप, क्वेश्चन यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस कि ये गठबंधन अच्छा चलेगा या दिक्कत होंगी, या क्या क्या आपका विचार है इसके ऊपर? हाउ डू यू सी इट? आर यू हैप्पी विद दिस 2020 गठबंधन? ये गठबंधन बहुत नहीं, ये जरूरी भी है कि इसमें क्या है कि बहुत सारी स्किल्स भी सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि I think some connectivity issue here. So, Brigadier Datta, 30 seconds wrap. Yeah. You see, the synergy of artificial intelligence and human intelligence has to go hand in glove. और ये उस तरह से है जैसे मेकअप का जो रोल होता है या मेकओवर का रोल होता है कि आप, इट ओनली हाईलाइट्स योर फीचर्स, इट इज बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मेकिंग यू ब्यूटीफुल और redefining your beauty. It is basically highlighting the features which you have. So it is basically assisting you. So we must use it with a happy mix to progress and further our goals, and we should not become a slave or should not be scared of it. Thank you. Well, thank you. Jyotsna, your comments on this? It's required, but उसका इस्तेमाल कितना हमें बैलेंस करना है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ह्यूमन ब्रेन ही रहेगा, जो नेचुरल है वो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बिकॉज की सारी चीजें हमें रेडीमेड, हाँ स्टोरेज के लिए हमने रेडीमेड, जैसे अभी एआई का है कुछ, हम गूगल का हम करते हैं फोन में, हम अगर हमारा फोन कहीं क्रश हो गया जैसे सर ने कहा, बट हमारे पास बैकअप है, बस उसका इस्तेमाल जैसे बैकअप की तरह होता है वो ही है। बाकी कोई ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना इट्स नॉट वर्थ। और हमारी लाइफ और हमारा सब कुछ हमारे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ही है, बस इतना हमें समझ के रखना है। दैट्स इट। थैंक यू। ओके, सुनील जी, आप शायद हम कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, दिक्कत आने की वजह से आप हमारे से नहीं जुड़ पाए, तो कंटिन्यू 30 सेकंड्स रैप। ओके मैडम, तो मैं वैसे बता रहा था कि इनका जो महागठबंधन है ये बहुत जरूरी भी है कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, ठीक है, आप उसको ऐसा नहीं कि आपका आइडिया रहे तो फिर वो तो आइडिया नहीं हुआ ना, वो तो खाली एक सपना हो गया। आपने सोचा कि मेरे को ऐसा कैसा करना है, ठीक है, वो तो खाली सपना हुआ। यदि आप अपने उस सपने को, उस आइडिया को यदि आप मशीन तक लेके आ रहे हो, यदि उस आइडिया को आप मॉडल बना रहे हो, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वो है, जीत है उसमें। लेकिन उसके पहले आपको वो आइडिया आना चाहिए, वो प्रॉब्लम आपको पहले फेस करनी पड़ेगी, फिर उसका आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों का महागठबंधन चलेगा, जबरदस्त चलेगा। ओके, तो आई थिंक वी हैव गॉट
all vote for artificial intelligence and human intelligence. And just to wrap it up, I feel that yes, artificial intelligence जो है एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही एक एक्सटेंशन है, जो कि हमने 2020 में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया, एक्सपीरियंस किया, और आगे आने वाले टाइम में या 5 से 10 सालों में या 20 सालों में ये एक नया रूप लेगा, एक नया डायमेंशन और डोमेन बन जाएगा, जहां पर लेकिन जो हमारा एक अपर हैंड रहेगा एज अ सुपर ब्रेन और एज अ ह्यूमन इंटेलेक्ट या साइकोलॉजिकल जिसे हम वो कह सकते हैं, वो ये रहेगा कि हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास रीजनिंग है और हमारे पास इनोवेशन है। इन 3 चीजों के साथ हम कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुझे लगता है कि हम सुपरसीड नहीं करने देंगे, लेकिन हाँ, ये गठबंधन बहुत अच्छे से चल सकता है अगर हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और इसको बैलेंस करके रखें और आने वाली युवा पीढ़ी को कुछ अच्छी स्किल्स, कुछ अच्छे वो दे पाए। इसके साथ ही we'll wrap this up, and thank you so much for all the attendees who joined us today and they were listening to us. Keep listening to us, and if you want to join any online course with us and mentorship program with these good, intelligent, who can be at par with the artificial intelligence mentors, you can join us on theskillsreform.com. Thank you so much, and God bless you all. Thank you so much. So have a good day, have a good Sunday. Thank you, Brigadier Datta, Sunil ji and Jyotsna ji for your time. I hope you enjoyed. I enjoyed it as much as reading about the comments and listening to all of you. And this is how the conversation should happen. I won't call them the panel discussion. These are the conversation which we need to bring every time on these forums as with the different age groups and different forums. Yeah. Thank you so much. Take care. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Bye. Thank Take care. Bye. Take care. Bye. Bye. Take care.